धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं महाकुंभ में हुए हादसे में मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। महोदय, सरकार रोजाना कुंभ में स्नान करने वालों की संख्या बताती है, करोड़ों में बताती है। कभी 2 करोड़ ने स्नान किया, 3 करोड़ ने स्नान किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि जब करोड़ों की संख्या को वहां पर स्नान करने को गिना जा सकता है, तो जो मृत श्रद्धालु थे, क्या उनकी संख्या को सरकार बता नहीं सकती? मैं समझता हूं कि आप सनातन की बात करें, सनातन धर्म के लिए भी और हम सब के लिए बड़े दुख की बात है कि आज तक मृतकों की संख्या को, उनकी लिस्ट को बताया नहीं गया। सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को रेखांकित किया। सरकार अपनी नीतियों की सराहना कर रही है, जबकि निष्पक्ष मूल्यांकन करे तो हकीकत कुछ और है। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। देश की 10% आबादी के पास 77% संपत्ति है, जबकि आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। सरकार की नीतियां पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही हैं। 2024 में भारत में अरबपतियों की संख्या 200 को क्रॉस कर गई, जो 2013 के मुकाबले 41% अधिक है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश की 40% संपत्ति केवल 1% लोगों के पास है। क्या सरकार इस पूंजीवाद के खिलाफ कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि इस प्रकार असमानता बनी रही और बेरोजगारी बढ़ती रही, तो एक दिन मान्यवर ऐसा आएगा कि जो देश के अंदर बेरोजगार हैं, जो असहाय हैं, वो इन पूंजीपतियों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, जो हमारे प्रजातंत्र के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। सभापति महोदय, मैं राजस्थान की 200 लोकसभा सीट से आता हूं, जहां अधिकतर जनसंख्या है ST, SC, OBC व किसान मजदूरों की है। लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में ये समाज कहीं नहीं दिखती। सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, परंतु जब नीति निर्माण की बात आती है तो ये नारा मात्र एक जुमला बनकर रह जाता है। बेरोजगारी वर्तमान में चरम पर है, लेकिन सरकार न तो नई नौकरियों का सृजन कर रही है और न जो पुरानी नौकरियां हैं, करीब सरकार के 40 लाख पद देश के अंदर हैं, उसमें भी 25% प्रेजेंट में खाली है। करीब 9 लाख पद के आसपास वैकेंट पोस्ट है देश के अंदर। मनरेगा योजना जो ग्रामीण भारत की रीढ़ थी, उसमें भी कटौती हो रही है। 4 करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड पिछले समय रद्द हो गए। मजदूरी महंगाई के अनुपात में बढ़ नहीं रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 34% लोग 100 रुपए प्रतिदिन में अपना घर चला रहे हैं और 80% लोग 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अपना घर चला रहे हैं। ये सरकार 80 करोड़ सरकार बता रही है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और एक तरफ कह रही है कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। ये दोनों में भिन्नता है। सत्य क्या है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मान्यवर, जहां तक किसानों का सवाल है, MSP की मांग किसान लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों को MSP में गारंटी कानून का दर्जा नहीं दिया। जो फसल बीमा योजना है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। करोड़ों रुपए प्राइवेट कंपनियां किसानों से वसूल कर रही हैं। मैं समझता हूं जितना बीमा प्रीमियम में ले रहे हैं, उसका 10% भी किसानों को वापस नहीं कर रहे, क्योंकि किसान विधिवत रूप से समय पे उसको अप्लाई नहीं कर पाते। उनकी पॉलिसी ऐसी है कि समय पे अप्लाई नहीं करने की वजह से हजारों करोड़ रुपए कंपनियां कमा रही हैं। मैं समझता हूं इसमें सरकार को सुधार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आरक्षण बेरोजगारी के देश के अंदर, मान्यवर, 2014 में
आपने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 11 साल में सरकार ने कितनी नौकरियां दी। दूसरा, मैं समझता हूं कि शायद लाखों पद उल्टे समाप्त कर दिए। आप एसटी एससी ओबीसी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा यदि नुकसान नौकरियां कम होने से होता तो एसटी एससी ओबीसी को होता है। आप एक सोची समझी नीति के तहत जो मूल भावना बीजेपी की है, आरएसएस की है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप सीधे तौर पर आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से पद समाप्त करके, निजीकरण करके, चाहे शिक्षा का निजीकरण हो, चाहे स्वास्थ्य का निजीकरण हो, चाहे रेलवे का निजीकरण हो, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो, चाहे उनको प्राइवेट सेक्टर को देना हो, ये सारे ऐसे आपने काम किए हैं जिससे लाखों नौकरियां खत्म हो गई और एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से हमारा आरक्षण समाप्त हो गया। ये इस बात को सिद्ध करता है कि आपकी हमारे प्रति सर एक मिनट क्या सोच है। यदि वास्तव में आप चाहते हो एसटी एससी ओबीसी के पक्ष में हो तो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें भी आरक्षण व्यवस्था लागू करनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, जैसे मैं पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था और एक रोज मुझे खुशी है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी इस पर बोली थी। जितने भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने देश के अंदर, उनमें एसटी एससी ओबीसी का 0% जजेज है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिस तरह से भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं देश के अंदर, उसी तर्ज पर उसी पद पर जुडिशियल सेवा भी लागू की जाए, उसमें आरक्षण लागू किया जाए ताकि न्यायिक सेवाओं में भी एसटी एससी के लोगों की भर्ती हो सके। इसके अलावा राज्यसभा है और है, उनमें आरक्षण लागू किया जाए। एक सबसे बड़ी बात है कि संविधान के अंदर प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन आरक्षण की व्यवस्था है देश के अंदर। मान्यवर एक मिनट, देश के अंदर 10% के आसपास तो एसटी के लोग हैं, 16-17% एससी के लोग हैं। हर सर्वे के अंदर कई बार एसटी एससी में संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन आरक्षण भी बढ़ाया जाए। आरक्षण एसटी का 10% और एससी का 17% किया जाए। निवेदन मेरा एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरा आपसे निवेदन, आप भी सुन रहे हो, आपके काम की बात भी है। एक जो सांसद निधि है, सांसद निधि के बारे में हमारे और साथी भी बोले थे, या तो इस सांसद निधि को बिल्कुल खत्म कर दो या विधायक के प्रोपोर्शनल टू बढ़ा दो। हमारे राजस्थान में एक सांसद के अंडर में 8 विधायक आते हैं। एक विधायक की विधायक निधि 5 करोड़ होती है, 8 विधानसभा उसकी 40 करोड़ होती है। एक सांसद को मात्र 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। एक ग्राम पंचायत में सांसद 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, वित्त मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है, या तो इस सांसद निधि को पैरेलल एमएलए के 40 करोड़ कर दो और या फिर इसको खत्म कर दो ताकि कम से कम सांसदों की जात तो नहीं बिगड़े। एक मेरा और निवेदन है लास्ट राजस्थान के बारे में। पूर्वी राजस्थान, आपको पता है कि राजस्थान पानी का बहुत अभाव रहता है। पूरी राजस्थान के 13 जिले हैं, उन 13 जिलों के लिए ईआरसीपी के नाम से परियोजना बनी थी जब सरकार बीजेपी की थी, ईआरसीपी के नाम से। और वो जो एमपी से राजस्थान का समझौता हुआ था वो 50% निर्भरता पे हुआ था। उसको राष्ट्रीय परियोजना के लिए बहुत लंबे समय तक फाइल पड़ी रही, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करके अभी जब हाल में जो सरकार बनी है वहां पर राजस्थान में आपकी तो 75% निर्भरता पे वो समझौता किया है। उससे राजस्थान का पानी आधा रह गया, सिंचाई का पानी मिलेगा नहीं, राजस्थान का बहुत घाटा हो गया। ये पता है नहीं कितने बंदे जुड़ेंगे।